हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले हम इतिहास के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में दो बाधाओं को बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में कुछ और बाधाएं ये हैं रही। पहला जो इसका पॉइंट है वो है कि जर्मनी के आसपास के देशों को हस्तक्षेप, मतलब कि उसमें के जो जर्मनी के आसपास के जो भी देश हैं उसमें उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। मतलब कि एक तरह से समझिए तो उसमें वो लोग अपना हमेशा हाथ घुसाते रहते थे। दूसरा पॉइंट है जर्मनी राज्यों में आर्थिक एवं प्रांतिक सामाजिक राजनीतिक असमानताएं मतलब वहाँ के लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा विभिन्न तरीकों से मतलब कि देखा करते थे, ऊंच नीच रहता था। अगला पॉइंट है इंग्लैंड का हस्तक्षेप, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है अधिकांश राज्यों की कमजोर सैन्य शक्ति, वहाँ की सैन्य शक्ति जो थी ज़्यादा कोई मजबूत नहीं थी, ये भी एक कारण था वहाँ के। और अगला जो कारण था वो था जनता में जागरूकता का अभाव, मतलब कि वहाँ के जो जनता लोग थे वो ज़्यादा जागरूक नहीं थे। जर्मनी के दक्षिण राज्यों में पोप का प्रभाव, जो पोप था उसके दक्षिणी जो जर्मनी के हिस्से थे उसमें पोप जो था उसका ज़्यादा प्रभाव था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता है। इसका आंसर देखते हैं। हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता है। इसका पहला है पॉइंट, मार्ग वियतनाम में को उत्तर और दक्षिण के बीच जोड़ता था जिससे व्यापार संचार में सुधार हुआ। अगला पॉइंट है इसका, यह मार्ग अमेरिका के खिलाफ वियतनाम के लोगों के संघर्ष का गवाह है। मतलब कि जो अमेरिकी लोग थे वो वियतनामी लोगों को काफ़ी सताते थे और यही इस मार्ग जो है बताता है। अगला पॉइंट कह रहा है, यह मार्ग वियतनाम को उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक रसद भेजी जाती थी। मतलब कि इस यहाँ से जो थे वियतनाम के लोग अपने सैनिकों को उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक और रसद को भेजते थे। अगला पॉइंट है, यह मार्ग कई जगह पर छोटे छोटे सैन्य अड्डे और अस्पताल भी बने हुए थे। मतलब कि यहाँ पे सैनिकों को छुपने के लिए या फिर उनके रहने के लिए आवास भी बनाए गए थे और उनके इलाज के लिए अस्पताल भी बने हुए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भारत के कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका प्रभाव जो था भारत पे कैसे पड़ा और क्या पड़ा। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने भारत के कुटीर और हस्तशिल्प लोगों पर गहरा असर डाला। मतलब कि इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा भारत पे। इसमें का पहला पॉइंट है, भारतीय कारीगरों की आजीविका बुरा असर पड़ा। मतलब उनकी आजीविका जो थी अस्त व्यस्त हो गई और कई कारीगर बेरोजगार हो गए, मतलब उनके पास कोई काम नहीं पड़ा। अगला पॉइंट है पारंपरिक उद्योगों का पतन, मतलब जिनका जो सदियों से उद्योग था वो भी बंद होने के कगार पे आ गया। अगला पॉइंट है भारतीय पारंपरिक उद्योगों का पतन होने लगा। ब्रिटिश उद्योग के बढ़ने के साथ साथ भारत कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता बन गया। मतलब कि ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो था भारत से कच्चे माल जो थे अत्यधिक मात्रा में भेजे जाने लगे। सामाजिक आर्थिक परिणाम, मतलब कि जो सामाजिक और आर्थिक परिणाम था वो काफ़ी ज़रूरी था भारत में, जिसके कारण यहाँ के आर्थिक मतलब कि पैसों के लिए यहाँ के लोग जो कच्चे पदार्थ थे उसको ब्रिटेन में मतलब कि भेज देते थे। इससे भारत में गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम सामने आए, लाखों लोग गरीब हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जब शहर बनने स्टार्ट हुए तो उसका मध्यम वर्ग जो था, जो मिडिल क्लास, उस वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ा। शहरीकरण का मध्यम वर्ग पे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कई तरह प्रभाव पड़ा। पहले आर्थिक रूप का देखते हैं। शहरीकरण से मध्यम वर्ग को बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं। मतलब कि यहाँ के लोग जो होते हैं गांव के, वो शहर में जाकर और रोजगार को आसानी से प्राप्त कर सकते थे। शहरों में उद्योग और सेवाओं को विकास होता है जिससे रोजगार की संभावना जो होती है बढ़ती है। अब इसका सामाजिक प्रभाव देखते हैं हम। सामाजिक प्रभाव कहता है, शहरीकरण से मध्यम वर्ग के लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया। उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं
और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हुई। सांस्कृतिक प्रभाव कहता है विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण होता है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों के विचार और दृष्टिकोण में भिन्नता है। मतलब कि जो उनका पहले से सोच था वैसा सोच अब नहीं रहा, उनका सोच में धीरे धीरे बदलाव हुआ, जिसके कारण वो लोग जागरूक हुए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। मतलब जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसके क्या कारण थे। तो खिलाफत आंदोलन के पीछे कई कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की खिलाफों को पद से हटा दिया। मतलब जो तुर्की के लोग थे उसको हटा दिया गद्दी से। स्वेवेस की संधि 1920 की शर्तों को दुनिया भर के मुसलमानों अपमानजनक माना था। मतलब कि स्वेवेस की संधि के कारण जो दुनिया भर के मुसलमान थे वो बदनाम हो गए थे। ब्रिटिश सरकार ने तुर्की सुल्तान पर एक कठोर संधि लागू की थी। मतलब कि ब्रिटिश सरकार ने जो तुर्की के सुल्तान थे उस पर एक संधि जो था थोप दिया था। मतलब कि उनकी जो जबरदस्ती संधि एक माननी पड़ी थी। इस आंदोलन के मकसद तुर्की के खलीफा पद के दोबारा स्थापित करना और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों में प्रतिबंध को हटाना था। इस मतलब ये जो मतलब क्या आंदोलन था उसका मुख्य मकसद था खलीफा पद के दोबारा स्थापित करना और वहाँ के जो धार्मिक क्षेत्र पे प्रतिबंध लगाए गए थे उनको हटाना। अब आज का हम अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन था उसे क्यों वापस लिया गया था, इसका आंसर देखते हैं हम। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को। इसके पीछे वजह थी 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी घटना। मतलब 5 फरवरी 1922 को जो चौरा चौरी घटना हुई थी उसी के कारण जो था 12 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने जो था अपना असहयोग आंदोलन से नाम वापस ले लिया। इस घटना में एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई और 30 पुलिसकर्मी मारे गए। यह घटना अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ थी। जो गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे और ये जो घटना थी वो अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ थी। गांधी जी को लगा कि असहयोग आंदोलन कई जगहों पर हिंसा में बदल रहा है, इसलिए उन्होंने आंदोलन को बंद कर दिया और भारतीय जनता से भी सभी प्रतिरोधों को खत्म करने की अपील की। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।